डॉक्टर अंबेडकर लोहिया और एयर कंडीशन में जनेऊ के साथ गलवहियां। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है। राजनीति के उस पार, किस पार, कहां, कहीं जनेऊ संघम गच्छामि तो नहीं है। जनेऊ संघम गच्छामि। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहा हूं। चुनाव है, चुनावी सरगर्मी तेज है, धुआंधार रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं और खबर है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्रचार करने जाने वाली है। लेकिन इसे छोड़िए फिलहाल। पिछले हफ्ते दो महत्वपूर्ण खबर है, उसकी ओर आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दो घटनाएं हैं जबरदस्त, जिसपे आज अंबेडकर नामा बात करेगा। ये दो बातें जानना, ये समझना जरूरी है, क्योंकि अंबेडकर नामा की एक कोशिश है कि तमाम जो बहुजन विचारक हैं, जिन्होंने समतावादी समाज की कल्पना की, जिसके लिए संघर्ष किया, उन तमाम विचारों को एक मंच पे अंबेडकर नामा पर लाया जाए, क्योंकि समतावादी समाज बनाने की दिशा में वो भविष्य गणना है। अब चलिए, जो घटनाएं घटी हैं सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं कहीं ये अंतर विरोधी भी दिख रहा है। पहली घटना है समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अंबेडकर नगर में उनकी एक जनसभा हुई। बड़ी रैली थी, विशाल रैली थी और उसमें उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया के सपनों का भारत बनाने की दिशा में परिवर्तन लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने में दोनों के सपनों को साकार करने की दिशा में काम किया जाएगा। चलिए, एक टिप्पणी छोटी सी यहां दे देता हूं। आपके टीम में जो भी इस तरह के अंबेडकर लोहिया की राजनीति करते हैं, आपके टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो अंबेडकर और लोहिया के विचारों पर शोध कर रहे हैं? संगठन बनाना सिर्फ जरूरी नहीं होगा, लेकिन यह घोषणा करना ही कि अंबेडकर और लोहिया के विचारों पर काम होगा, सामाजिक न्याय के मानने वालों के लिए एक बड़ी गर्व की बात थी। और अंबेडकर और लोहिया को एक साथ लाने की दिशा में एक जो पुराना, जो एक इतिहास है, जो एक सफर है, उसमें एक कदम माना जा सकता है। अगर वाकई इस तरह हुआ तो देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का ये सूचक होगा। अंबेडकर नामा के माध्यम से, जैसा कि मैंने पहले कहा, लगातार यह कोशिश होती है कि बहुजन वैचारिकी को, समतामूलक विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। सो अखिलेश यादव लगातार बाबा साहब अंबेडकर और लोहिया को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए पार्टी में उन्होंने लोहिया वाहिनी की तरह ही भीमराव अंबेडकर वाहिनी का गठन का फैसला भी किया है। भीमराव अंबेडकर वाहिनी क्या कर रही है ये पता नहीं, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज की दिशा में जो अंबेडकर वाहिनी है उसको भी सड़कों पर संघर्ष करना होगा। अखिलेश यादव लगातार विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे जयंत चौधरी हो, या फिर सावित्रीबाई फूले हो, या कृष्णा पटेल हो, सबको लगातार अपने फोल्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जात से जमात बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम इसको माना जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ व्यक्तियों और पार्टियों का मिलन बनकर न रह जाए, एजेंडा सामने आए, यह जानना जरूरी है। अखिलेश यादव जब रथ निकालते हैं, आप उनकी रैलियों में अगर देख रहे होंगे तो लोहिया और अंबेडकर के चित्रों के साथ उनका स्वागत होता है और उनके यात्रा में शोषित वर्ग के तमाम लोग, ज्यादातर लोग देखे जाते हैं। सो उसमें एक बहुजन एकता से जुड़े नारे भी कई बार दिखते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह सब हो रहा है, इससे यकीन कर लिया जाए कि सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज बनाने की दिशा में अखिलेश यादव कमर कसे हुए हैं?
इसको समझने के लिए दूसरी घटना की ओर लिए चलता हूं। वो घटना है राजनीति के उस पार। राम गोपाल यादव के ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो लेख लिखे हैं, उनका संकलन और उनका प्रकाशन, विमोचन हुआ है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। और उसमें जो बड़े ही कवि है, क्या है आप तय कीजिएगा, वो मुख्य अतिथि के रूप में मंच संभाले हुए थे और टांग पर टांग चढ़ाकर बैठे हुए थे और मंच से ही कह रहे हैं कि यहाँ दो ही ब्राह्मण हैं, प्रमोद तिवारी और मैं। मनोज झा भी थे वहां पर। क्यों वो याद नहीं है? क्योंकि वो आपकी विचारधारा से अलग विचारधारा रखते हैं। और इस कवि के बारे में बता दें कि उन्होंने एक मंच से कहा था कि पटना की गलियों से आवाजें आती है, जिन्हें भैंस चरानी थी वो सरकार चलाते हैं, ये कहा था। और मंच पे वो मुख्य अतिथि है। ये जगजाहिर है कि कुमार विश्वास की आस्था सामाजिक न्याय में नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में नहीं है, लोहिया के विचारों में नहीं है। खुलेआम आरक्षण विरोध की बात करते हैं और बाबा साहब और मंडल साहब को खुले तौर पर उन्होंने कोसा भी था। एक इंटरव्यू मैंने नेशनल दस्तक में दिया था, काफी लोगों ने देखा था। मुख्य अतिथि की भूमिका में उस मंच पर थे। और जो किताब के संपादक है, सबका नाम बताऊंगा, दिलचस्प है। अरे छोड़िए दलित पिछड़ों को, राम गोपाल जी दलित पिछड़ों की बात क्या करता है? क्या पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कि अपने आप में उसका आकार यूरोप के कई देशों को अगर मिला देंगे उससे बड़ा है उत्तर प्रदेश, क्या यादव बुद्धिजीवियों का अकाल पड़ गया है? वहां प्रतिष्ठित यादव लोग नहीं है, यादव से ही लिखवा लेते, विमोचन करा लेते। वैसे लोग से संपादन कराएं जो आरएसएस और तमाम ऐसे लोग हैं, और सब खुला जाहिर है, जग जाहिर है। तो यादव भी जो है वहां पे इंटेलेक्चुअल आपको नहीं मिला, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे यादव इंटेलेक्चुअल उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। जो संपादन किया है राजनीति के उस पार किताब का, और याद रखिएगा 2014 में इसी नाम से अटल बिहारी वाजपेयी की किताब छप चुकी है। यह है प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी, पुष्पेश पंत और डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। पुष्पेश पंत जेएनयू में है और वेद प्रताप वैदिक पहले मोतीलाल कॉलेज में पढ़ाते थे। लोग कहते हैं कि बड़े पत्रकार हैं, लेकिन आरएसएस के प्रखर प्रवक्ता हैं। जाति जनगणना के सवाल पर सीधा उन्होंने खुलकर विरोध किया था, अखबार में लेख लिखा था, आप सब जानते हैं। समारोह में थे प्रमोद तिवारी, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनोज झा सांसद आरजेडी के, पत्रकार हेमंत शर्मा, ये भी दिलचस्प है, आरएसएस बीजेपी के जुड़े हुए हैं, उदय प्रताप सिंह, अतुल अंजान सीपीआई के हैं। ऐसे व्यक्ति शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक मिश्रा ने किया। खाली मिश्रा और बस, अच्छा है, समाजवाद आवे वाला बाप, समाजवाद आई धीरे धीरे आई है। सो मिला जुला के अगर देखें तो पूरा कार्यक्रम जो है एक तरह से मेरिटधारियों का जमावड़ा था और जनऊधारियों का भी जमावड़ा था। इसी को मैं कहता हूं बार बार जनऊ लीला। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब सोशल मीडिया पे कई सवाल उठ रहे हैं। सूरज यादव, अरविंद कुमार जैसे तमाम लोगों ने कई सवाल उठाए हैं। अरविंद पटेल ने भी, नीरज पटेल ने भी एक बढ़िया वीडियो बनाया, मैंने देखा है उसको। ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सड़क पर संघर्ष करने के लिए दलित पिछड़ों को आना चाहिए, और लेखन और पाठन के काम में एयर कंडीशन में बैठने का आयोजन जब हो तो बाबा साहब, लोहिया, मंडल साहब को कोसने वाले लोगों को विशेष अतिथि बनाया जाए। ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, किसी व्यक्ति के गुलाम नहीं, सवाल तो उठेंगे जरूर। यहां मैं डॉक्टर लोहिया के एक लेख है जाति की चक्की, उसको याद करता हूं। उसमें उन्होंने लिखा था कि तथाकथित निचली जाति के हाथ में जब सत्ता आती है तब वह ऊंची जाति के लोगों का नकल करते हैं। एक सवाल पूछा जाना चाहिए, सड़क पर संघर्ष करने के लिए और लाठी खाने के लिए दलित पिछड़े, और किताब लिखने के लिए एसी में जमावड़े के लिए ब्रह्म जय ब्रह्म जनऊ समुदाय। चलिए अब किताब के बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए, वो भी बहुत दिलचस्प है। किताब का नाम है राजनीति के उस पार। किस पार गए हैं पता नहीं, और किताब की भूमिका में मेरी दिलचस्पी है पढ़ने में कि भूमिका में क्या लिखा गया है। अगर किताब बाजार में है तो मैं जरूर उसको मंगवाऊंगा, किताब भी पढ़ूंगा, किताब पे समीक्षा भी लिखूंगा
और उसकी भूमिका भी मैं जरूर पढ़ूंगा। संपादक का नाम मैंने बता दिया है। इस किताब में राम गोपाल यादव के बारे में देश के लोग, नामचीन लोगों ने जो लेख लिखे हैं उसको शामिल किया गया है। प्रकाशन किया गया है प्रभात प्रकाशन दिल्ली से। और दिलचस्प बात है कि राम गोपाल यादव की किताब को जो नाम दिया गया है वही नाम अटल बिहारी वाजपेयी की भी किताब का रहा है। इसे लेकर कई वाजिब सवाल पैदा हुए। न्यूज लॉन्ड्री ने इसकी पूरी पड़ताल की है और लेख लिखा है। उसी लेख को आधार बनाकर मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूं। जिन 3 विद्वान प्रोफेसर और संपादकों ने संपादन किया है इस किताब का, इतनी भारी भरकम आयोजन हुआ, क्या उनको इस बात का पता नहीं था कि इसी टाइटल से अटल बिहारी वाजपेयी की भी किताब छप चुकी है? इस पर जो प्रभात प्रकाशन है उनका कहना है किताब का नाम हमने नहीं दिया है, यह संपादकों ने तय किया था। नाम तय करने में हमारी विशेष भूमिका नहीं होती। यह पूछे जाने पर कि क्या इसकी आप जांच करते हैं, तो कह रहे हैं कि हम ऐसी कोई जांच नहीं करते कि इस नाम से दूसरी किताब छपी है कि नहीं। आपने हमें बताया तो पता चला कि अटल जी की कोई किताब इस नाम से छपी है। यह दिलचस्प है कि प्रभात प्रकाशन के प्रमुख को वाजपेयी की किताब की जानकारी नहीं थी। मिलते जुलते कवर के सवाल पर भी प्रभात प्रकाशन के जो मालिक हैं वो कहते हैं, हो सकता है जिस डिजाइनर ने इस किताब पर काम किया वह किताब पहले नहीं देखी हो। अटल की किताब, अटल बिहारी वाजपेयी की किताब पहले नहीं देखी होगी। इस किताब का डिजाइन हमने तैयार नहीं किया है, इस किताब का आवरण बनकर आया है। अब चलिए जरा वेद प्रताप वैदिक क्या कह रहे हैं। हम लोग किताब जब छापते हैं, किताब छापना बहुत आसान काम नहीं है, श्रम साध्य प्रक्रिया है। दिन महीने साल लगते हैं तब एक किताब बनकर आती है। और एज ए संपादक लेखक मैं ये कह रहा हूं, जब किताब लेख हम लोग लिखने बैठते हैं तो कितना मेहनत, कई राउंड उसकी रीडिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है, संपादन होता है, उसको काटा जाता है, इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। तो वेद प्रताप वैदिक कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि अटल जी की कोई किताब इस नाम से है। जहां तक बात रही हमारे संपादन की, तो मेरा और पुष्पेश पंत का नाम तो ऐसे ही दे दिया गया। हमने किताब देखी ही नहीं। इतना गैर जिम्मेदाराना कोई संपादक ऑथर हो सकता है? सोचिए जरा। तीसरे संपादक प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी को तो मैं जानता ही नहीं, ना ही उनसे कभी मिला और न फोन पर बात हुई। किताब छप गई 3 लोगों के नाम से, अजीब है। इसलिए मुझे किताब के बारे में ज्यादा पता नहीं। मैं विमोचन कार्यक्रम में भी नहीं गया। तो आगे कहते हैं, हमारा नाम संपादक ने ऐसे ही लगा दिया है। हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, किसी नेता के बारे में अच्छा छपे या उसकी छवि बने और सर्वगुण बन जाए तो अच्छी बात है। हमने न तो किताब देखी और न ही आपत्ति की। ये एक तरह का आपराधिक मामला है कि किताब बगैर देखे हुए, बगैर कुछ जाने हुए आपने किताब में नाम दे दिया। दूसरी बात जो राम गोपाल के बारे में कह रहे हैं, यहां ब्राह्मणत्व साफ दिखता है, आशीर्वाद दे दिए, अच्छा हो जाएगा बच्चा, जाओ अच्छा हो जाएगा। तो वेद प्रताप वैदी आशीर्वादी में अपना नाम दिए हैं कि उनका नेता राम गोपाल यादव का जो है नाम जो है ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, ज्यादा अच्छा गुण है। तो ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होती है। तो बिना किताब के बारे में जाने, बिना साथी संपादकों के बारे में जाने, एक सियासी शख्सियत की किताब में अपना नाम छपवाना बतौर पत्रकार क्या गलत नहीं है, आपराधिक नहीं है, ये सोचना आपको है। वैदिक जी आगे जो है और भी दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं। कहते हैं आपको जब पूछा गया कि आपको कैसे पता चला कि आपका नाम किताब के संपादक के रूप में लिखा जा रहा है, तो इस पर कहते हैं कि मुझे कुछ 1 महीने पहले फोन कर बताया गया कि संपादकों में मेरा नाम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है, कोई बगैर मेरे से पूछे, बगैर मेरे सहमति के कैसे नाम दे देगा। सो इतने लापरवाह रवैये के साथ इतना वरिष्ठ पत्रकार अपना नाम किसी सियासी शख्सियत की किताबों में क्यों जुड़वाएगा, यह सोचना आपका समाज का काम है। सोचिए कहीं कोई लीला तो नहीं है, कहीं कोई पीछे मदारी तो नहीं है, चमका रहा है, खिला रहा है, ये जानना
आपका काम है। वैदिक आगे कहते हैं कि कई बार एक ही नाम की 2 किताबें हो जाती हैं, इसमें बुराई क्या है। किताब के दूसरे संपादक हैं पुष्पेश पंत, प्रोफेसर, जेएनयू के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि अटल जी की किताब के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि मैंने इस किताब के कुछ लेखों का संपादन किया है जो मुझे दिखाए गए थे। जहां तक बात रही संपादकों की से मिलने की, तो कोरोना काल के समय इस पर काम हुआ, इसलिए हम लोग कभी मिले नहीं। आगे कहते हैं किताब के लिए एक संपादक मंडल बनाया गया था जिसमें मैं शामिल था। यह पूछे जाने पर कि कितने लोग इस मंडल में थे, कोई जवाब नहीं है। क्या इस किताब के संपादन के लिए राम गोपाल यादव ने आपसे कहा था? तो कहते हैं कि उनका सीधे फोन नहीं आया, लेकिन उनसे जुड़े लोगों ने मुझे इसके लिए कहा था। वेद प्रताप वैदिक की तरह पुष्पेश पंत भी किताब के लोकार्पण में नहीं थे। तीसरे जो कलाकार हैं इस किताब के, वो हैं प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी, बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उन्हें पद्म भूषण, पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। वह किताब के नाम को लेकर कहते हैं, यह किताब नहीं, अन्य लोगों के विचारों को किताब के रूप में प्रकाशित किया गया है। पूछा गया कि क्या आपको पता था कि अटल जी की किताब भी इसी नाम से छपी है? इस पे कहते हैं, यह प्रकाशक का काम होता है। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? क्या नाम रख दिया गया? नाम एक क्यों है? आप लोग का विषय है, पत्रकारों का विषय है। आप समझते होंगे यह मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। अब देखिए, ये संपादक को पता ही नहीं है और किताब छप गया। अगर यही कोई दलित पिछड़ा ऑथर रहता, संपादक रहता, या कोई माइनॉरिटी का रहता, आज उसके ऊपर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उसके ऊपर मुकदमा हो गया रहता। लेकिन ये जनेऊ लीला है। दलित पिछड़ों भाइयों, जरा नेताओं को वोट तो दीजिए ही, लेकिन चढ़ के सवाल पूछने की आदत भी डालिए। और अखिलेश जी और रामगोपाल यादव जी, अगर इतने साल आप राजनीति में रहे हैं, मुलायम जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे हैं, तो क्या आपने यादव समुदाय से ही बुद्धिजीवी पैदा नहीं किए? क्या आपने कोई सीए नहीं बनाए? क्या बढ़िया वकील नहीं बनाए? अगर नहीं बनाया, नहीं पैदा किया, तो आपके राजनीति की व्यक्तिगत सफलता तो हो सकती है, लेकिन सामुदायिक रूप से आपकी राजनीति की विफलता है। हालांकि मैं जानता हूं कि यादव समुदाय के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स उत्तर प्रदेश में हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, यंग स्कॉलर्स भी हैं, लेखक भी हैं, चिंतक भी हैं। उनसे आपको क्यों डर लगता है? मंच पर बुलाने से आपसे कोई मांगने तो कुछ नहीं जाता, जहां तक मैं जानता हूं। उनसे डरते क्यों है? शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलता हूं। जय हिंद।